नमस्कार दोस्तों। हम आ गए हैं फिर से। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं सैड कॉस्ट के कुछ क्वेश्चन। सैड कॉस्ट सॉरी सैड कॉस्ट एक बहुत अच्छी आईटी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर शायद शायद नोएडा में है। और इसका टेस्ट मैंने 2 दिन पहले दिया था और इसके क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन क्वेश्चन को लूं और आपके साथ शेयर करूं। तो आइए अ, चलते हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं और उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है सैड कॉस्ट के। तो सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर सारे जो क्वेश्चन है वो सूडो कोड ही हैं। सबके अंदर हमें आउटपुट फाइंड करना है और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी होते हैं और ये एक एक दो दो मिनट के क्वेश्चन होते हैं। एक एक दो दो मिनट के भी नहीं, मुश्किल से ये 10 से 20 सेकंड का होगा। कुछ तो ऐसे ही होते हैं जो देखते ही पता चल जाते हैं। तो कुछ में थोड़ा सा कॉपी पेन पेपर का काम होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है किसी लैंग्वेज का, बेसिकली सी सी प्लस प्लस ही पूछे जाते हैं मेजरली तो। और पॉइंटर्स का कंसेप्ट अगर क्लियर है और ऐसे क्वेश्चन अगर कर रखे हैं तो बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन के अंदर हमें आउटपुट फाइंड करना है। हमें हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वाइल लूप, एक वाइल लूप दे रखा है और आई और जे की वैल्यू डिक्लेयर कर रखी है और आई इज लेस देन 5, जे इज लेस देन 10 और लूप के अंदर जे प्लस प्लस हो रहा है और सॉरी आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस। और लूप के बाहर निकलते ही दो परसेंटेज डी आई और जे प्रिंट हो रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आंसर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो वाइल लूप है, एक सेकंड में इसे क्या हो रहा है ये जो वाइल लूप होता है, आप एक बार ध्यान रखिए वाइल लूप के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल बराबर 4, जे बराबर 7। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। के बराबर 8, फिलहाल के लिए हम 3 ले लेते हैं। तो जो हमें यहाँ पर ये देखना है, जैसे 3 हमें कॉमा लगाकर कंडीशन दी हुई है। अब यहाँ पर ये होता है कि वाइल लूप के अंदर कितनी भी कंडीशन दे दें हम कॉमा लगा के, लेकिन आपकी जो सबसे लास्ट वाली कंडीशन होगी सिर्फ सिर्फ वही काउंट होगी। मतलब ये बराबर है इसके।
ये बराबर है के बराबर 8 के। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ये जो है, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मतलब ये जो दिख रही है आपको, दोनों कंडीशन, ये यूजलेस है। आई बराबर 4 एंड जे बराबर 7, ये यूजलेस है। इसका मतलब, एक सेकंड, ये हाइलाइटर थोड़ा ज़्यादा ही हाईलाइट हो रहा है। आप समझ चुके होंगे कि ये जो है, इसको मैं रेड कलर से कर देता हूँ। हाँ, ये जो रेड कलर में दिख रखा है, ये दोनों कंडीशन यूजलेस है, जैसा कि मैंने नीचे लिखा है। तो आप अब आई थिंक आउटपुट गैस कर सकते हैं इसका। आई इज लेस देन 5 और जे इज लेस देन 10। तो इसके अंदर सिंपल क्या होगा, आई बराबर 0 से डिक्लेयर कर दिया, जे बराबर 0 से डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया। अब इसके अंदर है वाइल लूप। वाइल पहली कंडीशन है आई इज लेस देन 5, दूसरी कंडीशन है जे इज लेस देन 10। उसके बाद ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के अंदर क्या कंडीशन देनी है, आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है सिंपली। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पहली वाली कंडीशन है, ये यूजलेस है, क्योंकि जितनी भी कंडीशन दे रखी होती है कॉमा लगाकर, सबसे लास्ट वाली कंडीशन ही हमारी काउंट होती है। तो सिंपली हम इसे हटा देंगे, क्योंकि इसका तो कुछ काम है ही नहीं। और अब क्या होगा, जब तक जे 10 से छोटा है तब तक ये लूप चलेगा। तो ये आप सिंपल एक लूप है, और आई और जे की वैल्यू जे के बेसिस पे इंक्रीमेंट करनी है। तो जे बराबर 0 है तो 1 हो जाएगा, अभी भी छोटा है। पहले तो 0 0 इंटर होगा, तो ये पूरा स्टेटमेंट चलेगा, आई 1 हो जाएगा, जे भी 1 हो जाएगा। उसके बाद में फिर से लूप में आएगा, चेक करेगा 1 इज लेस देन 10, फिर से लूप में जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये स्टेटमेंट रन करेगा, अब दोनों की वैल्यू 2 हो गई, 2 इज लेस देन 10, फिर से ट्रू हो जाएगा, फिर से जाएगा। तो कब तक ये चलेगा, जब तक जे की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। जे की वैल्यू 10 हो जाएगी तो 10 इज लेस देन 10, और ये हो जाएगा फॉल्स। जे जो है इज लेस देन 10, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के बाद क्या होगा, फॉल्स होने के बाद आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, जे की वैल्यू 10 हो जाएगी, क्योंकि आई और जे एक साथ ही तो इनिशियलाइज इनको साथ में किया है, 0 से इंक्रीमेंट साथ में हो रहे हैं। तो जो जे की वैल्यू होगी वही आई की वैल्यू होगी। इसलिए लास्ट में हमारे आई बराबर 10 है और जे बराबर भी 10 है। ऑप्शन में देखते हैं, कहीं हमारा ऑप्शन आ रहा है 10 10, बिल्कुल आ रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है, और मैं इसको आपको ट्राई करके भी दिखा देता हूँ, अगर आपको डाउट हो रहा हो तो हमारे पास कंपाइलर है, हम तुरंत इसे सेव करेंगे और अपना प्रोग्राम लिखेंगे। आई बराबर से, सॉरी, आई बराबर 0, जे बराबर 0। अब वाइल लूप आना है,
आई बराबर आई, एक सेकेंड, इसके अंदर क्या था? अच्छा 5 था। हाँ, आई इज लेस देन 5, आई इज लेस देन 5, जे इज लेस देन 10। अब लूप के अंदर चला जाएगा, लूप के अंदर दोनों वेरिएबल्स इंक्रीमेंट होंगे और लास्ट में हमें प्रिंट कराना है दोनों वेरिएबल्स को। प्रिंट कराने के लिए परसेंटेज डी आई कॉमा जे, लास्ट में लगेगा सेमीकोलन। ठीक है, ओके। अभी इसे ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 10 आ रहा है, मतलब हमने जो गैस किया था वो बिल्कुल, गैस नहीं, हमने जो करके देखा था वो बिल्कुल सही है। अगर, आई होप आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा बिल्कुल यहाँ पर। तो बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मेन फंक्शन है शॉर्ट आई फॉर आई इनिशियलाइज हो रहा है 1 से, आई इज ग्रेटर देन 0, आई प्लस प्लस, फिर उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई, आई प्रिंट हो रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। द कंट्रोल वॉन्ट फॉल इनटू द फॉर लूप। पहला जो ये कह रहा है कि जो कंट्रोल है वो फॉर लूप के अंदर चलेगा ही नहीं, सिंपल है। दूसरा क्या कह रहा है, नंबर विल बी डिस्प्लेड अंटिल द साइंड लिमिट ऑफ शॉर्ट एंड थ्रो और रन टाइम एरर। अब आप जानते हैं कि आई एक एक होता है, एक सेकंड मैं नोट पैड ले लूँ। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो इंटीजर है, सॉरी, अब आप जानते हैं जो इंटीजर है वो डिवाइड होता है, मतलब एक तो शॉर्ट होता है, फिर एक हो जाएगा लॉन्ग, एक हो जाएगा लॉन्ग लॉन्ग। अब जो इंटीजर का साइज है वो क्या होता है, हम देख लेते हैं। इंट का साइज होता है, एक साइज, इंट का साइज होता है, वैसे कंपाइलर टू कंपाइलर वारी करता है साइज, बट जैसे मैं देव C++ यूज कर रहा हूँ तो इसके अंदर क्या साइज होगा, 16 बिट में 16 और 16 एंड 32 बिट में इसका साइज होता है, एक सेकंड में थोड़े से फॉन्ट छोटे कर लेता हूँ, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। 16 और 32 बिट में इसका साइज होता है 2 बाइट, और वहीं पर 64 बिट में इसका साइज हो जाता है 4 बाइट। ठीक है, तो शॉर्ट जो नॉर्मल साइज होता है उसका जस्ट हाफ होता है शॉर्ट, इसका साइज हो जाएगा तो 2 बाइट। लॉन्ग का साइज क्या होगा, लॉन्ग का साइज होता है जस्ट उसका डबल, 8 बिट नहीं, 8 बाइट, बाइट्स मल्टीपल है तो बाइट्स, सब में बाइट्स।
और लॉन्ग लॉन्ग का साइज क्या होगा, उसका भी डबल, यानी कि 16 बाइट। 16 बाइट। हाँ, खैर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहीं तक ही जानना है। देव सी प्लस प्लस में जो इनका साइज है वो 4 बिट का होगा। हमारा ये वाला है 4 बिट का, और शॉर्ट पूछा है इसमें, तो यानी कि 2 बाइट। अब एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट। तो 2 बिट बाइट्स में कितने बिट हो गए, 2 × 8 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 16 बिट। अब अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि 16 बिट है, मतलब 0 से स्टार्ट होता है, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, ऐसे करते करते 2 की पावर 3, ऐसे करते 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 ये आ जाएगा 2 की पावर 15। अल्टीमेटली इन सब का प्लस जो होता है वो इसकी वैल्यू होती है, रेंज। इन सब को हम प्लस करेंगे, प्लस, तो फाइनली ये क्या आएगा, ये करीब करीब आएगा 32,768 आएगा। और इसके अंदर से -1 कर देते हैं हम, -1, तो ये आ जाएगा 32,767। तो जो शॉर्ट की जो रेंज होती है वो होती है 32, सॉरी, क्योंकि शॉर्ट साइंड है ये। अगर अनसाइंड होता, अनसाइंड और साइंड भी आपने सुना होगा, अगर आपने थोड़ी बहुत भी सी पढ़ी होगी, तो ये अभी शॉर्ट जो है ये साइंड है। तो इसकी रेंज क्या हो जाती है, 32,768 से टू 32,768। ये खैर है साइंड का, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, और मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। अनशाइंड शॉर्ट की रेंज हो जाएगी, कुछ नहीं है, बस ये वाली वैल्यू, और बीच में ज़ीरो और आता है, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहले ये माइनस में है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 0 तक आएगा। तो सॉरी, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ पर 7 आएगा। तो ये 32,768, और फिर 0 से लेकर 32,767। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा सेम इसके बराबर। तो 32,000 का 68 का हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा करीब करीब 65, 16, और आई गेस ये आ जाएगा, कितना आएगा ये, 32,700, एक सेकेंड,
13 और यहाँ पर 15 और एक 4 5 और 6, तो 65,000। कितना था? 5 3 और 8 16 6। हाँ, तो ये इतना आ जाएगा। अनसाइंड शॉर्ट की रेंज 0 से इतनी हो जाती है, 0 से इतनी। तो अब जो साइंड है, मतलब हमें इसका काम है, सिर्फ इसका। बाकी तो सिर्फ हमने ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया, हमें सिर्फ इसका काम। तो अभी ये क्या करेगा इसकी, ये शॉर्ट आई, आई इनिशियलाइज हुआ है 1 से, और यहाँ ध्यान से देखिए आप, आई जो है ग्रेटर देन 0 है और आई इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब कंडीशन जो है हमेशा ट्रू रहेगी, हमेशा, हमेशा ट्रू रहेगी, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। मतलब ये लूप कब तक चलेगा? जब तक कि जो शॉर्ट इंट की जो लिमिट है, शॉर्ट इंट की लिमिट कितनी है? 32,700, 767, 32,767। जब तक यहाँ तक नहीं पहुंच जाएगा लूप, तब तक ये प्रिंट करता रहेगा आई की वैल्यू। तो इसमें कौन सा होगा हम देखते हैं। नंबर विल बी डिस्प्लेड अंटिल द साइंड लिमिट ऑफ शॉर्ट एंड थ्रो अ रन टाइम एरर। रन टाइम एरर नहीं, रन टाइम एरर तो नहीं आएगा, क्योंकि जब तक, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब साइन की लिमिट खत्म हो जाएगी तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्योंकि हमारा पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला नहीं है। नंबर्स विल बी डिस्प्लेड until the signed limit of short and program will successfully terminate। बिल्कुल सक्सेसफुली टर्मिनेट होगा, क्योंकि इंट, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ है कि रन टाइम एरर आया है? सक्सेसफुली टर्मिनेट होने के लिए हम जो लास्ट में रिटर्न करवाते हैं ना, 0, ये 0 इसलिए तो रिटर्न करवाते हैं ताकि हमारा जो भी स्टेटमेंट है इंट के अंदर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए और लास्ट में रिटर्न 0 कर दे। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है, क्योंकि इसके बाद तो कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, पूरा इंट चल चुका है, इसका मतलब सब कुछ सही है। तो अब लास्ट वाला और पढ़ लेते हैं। दिस प्रोग्राम विल गेट इनटू एन इन्फिनिट लूप एंड कीप प्रिंटिंग नंबर्स विद नो एरर्स। बिल्कुल नहीं, इन्फिनिट लूप तो नहीं चलेगा। खैर, कंडीशन वही है इन्फिनिट लूप की, बट ये जो आई है इसकी एक लिमिट है, शॉर्ट इंट आई, और इसकी लिमिट, इसकी जो रेंज है वो यहाँ मैं बता चुका हूँ। अभी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, क्या वाकई में यही चीज़ हो रही है कि हमारा प्रोग्राम जो हम सोच रहे हैं वो कहीं गलत तो नहीं है। शॉर्ट आई हम फॉर लूप के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, परसेंटेज डी और एन, और इसके अंदर हम आई प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, और फॉर लूप के अंदर हमें क्या लिखना था? आई 1 से इनिशियलाइज हो रहा है और आई ग्रेटर है 0 से, और आई इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद में रिटर्न 0। रिटर्न 0, ध्यान रखिएगा, रिटर्न 0 हो रहा है मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया है। तो अब इसे हम रन करके देखते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं इसने वैल्यू प्रिंट कराना शुरू कर दिया है। हालांकि ये
थोड़ा टाइम लगाएगा ये। तो जब तक ये टाइम लगा रहा है तो ये कहाँ तक चलेगा मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। 32,767 सड़सठ तक चलेगा, क्योंकि शॉर्ट की रेंज ही इतनी है। इसके बाद ये वैल्यू स्टोर ही नहीं कर पाएगा। स्टोर नहीं कर पाएगा तो लूप एंड हो जाएगा। बस ये इसको चलने दो, और लास्ट में हम आउटपुट देख लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाले का कौन सा था? थर्ड वाला। नंबर विल बी डिस्प्लेड अंटिल साइंड लिमिट ऑफ शॉर्ट एंड प्रोग्राम विल सक्सेसफुली टर्मिनेट। चलिए हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। एक फंक्शन दे रखा है टेस्ट, जो कि पैरामीटर ले रहा है एक कैरेक्टर एरे सी। अब सी जो है, सी बराबर C+2, सी डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर प्रिंट हो रहा है कैरेक्टर डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर स्टार सी। तो क्या आउटपुट आएगा? POUR। तो अभी हम देखते हैं। ओके, तो हो चुका है हमारा। मैं बस इसी चीज का वेट कर रहा था। इसने 70 सेकंड लिए हैं, और विद रिटर्न जीरो किया है। तो इसका मतलब है कि इसने सक्सेसफुली प्रोग्राम रन कर दिया है। और लास्ट में देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, 32,767, एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ मेंशन की थी। तो आई होप आप लोगों को अब कंफर्म हो चुका होगा और आपका डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। तो अभी हम इसको काटते हैं और हम अपना ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे void टेस्ट नाम का एरे है, उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। कैर सी एच, ठीक है। और जहाँ से भी हम इंट मेन से जहाँ से भी हम कॉल करेंगे, जैसे कॉल कॉल तो हम यहीं से करेंगे। टेस्ट बराबर जो भी हमारा कैरेक्टर एरे होगा, कैरेक्टर CH ले लेते हैं, बराबर जो भी हमारी इसके अंदर वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जांपल P हो गया और O हो गया। एक सेकेंड, O हो गया और U हो गया, और लास्ट वाला भी लिख लेते हैं R। तो अब क्या हो रहा है? अब यहाँ से हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है टेस्ट, और उसके अंदर क्या पास हो रहा है? एच, CH, मतलब कैरेक्टर एरे पास हो रहा है। CH देखिए, ये हमारा कैरेक्टर एरे है जिसके अंदर POUR वैल्यूज हैं, एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट है, पर इसका साइज 5 है। टेस्ट के अंदर हमने ये कैरेक्टर एरे पास कर दिया। अब एरे पास कैसे करते हैं? एरे पास करने का मतलब है, हम जो एरे का नाम है वो पास कर देते हैं। हम इसको ऐसे पास नहीं करते, ऐसे पास नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। कुछ भी नहीं, बस एरे का नाम लिखना है और वो पास हो जाता है। अब यहाँ पर एरे का नाम लिख दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पास कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब P जहाँ पर भी, जिस भी एड्रेस पे स्टोर है, मतलब एरे का जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका एड्रेस। एरे का नाम लिखने का मतलब है कि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस, वो यहाँ पर पास करेंगे टेस्ट के अंदर। मतलब पास क्या करेंगे, वो एरे का नाम लिखने से ही पास हो जाता है।
हमें अब, आप सोच रहे होंगे कि जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है उसको तो हम, उसके एड्रेस को तो हम ऐसे पास करेंगे। नहीं, नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऐसे पास नहीं करेंगे हम, क्योंकि यही सी का स्टैंडर्ड रूल है। एरे का नाम लिखने भर से हम जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस पास कर देते हैं यहाँ पर। तो हम ऊपर आते हैं अब। तो यहाँ पर रिसीव रिसीव भी वही करेगा, उसका एड्रेस। ये जो पैरामीटर में जो रिसीव होगा, एड्रेस ही तो रिसीव होगा पी का, जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि पी। पी का एड्रेस यहाँ आ जाएगा, और एड्रेस पर हम एड्रेस को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो सी बराबर C+2 का मतलब है कि जो अभी एड्रेस, जो अभी पी को रेफरेंस कर रहा है, जो हमारा सी, वो अब 2 एलिमेंट आगे बढ़ जाएगा। 2 एलिमेंट आगे। अभी हमारा जो सी है वो रेफरेंस कर रहा है इससे पी को। +2 करने का मतलब क्या है? +2 करने का मतलब है ये 0 से स्टार्ट होगा पी। पी का इंडेक्स क्या है? 0। ओ का क्या है? 1। यू का क्या है? 2। आर का क्या है? 3। तो +2 करने का मतलब क्या है? 0, 1, 2। तो ये पहुंच जाएगा यू पर। तो जो सी है अब, अभी नहीं अब, तो C+2 को हमने सी में रख लिया। मतलब ये जो एड्रेस जो रेफरेंस कर रहा था यहाँ पर पी को, जो यहाँ पर, जो यहाँ पर सी इसको रेफरेंस कर रहा था, वो अब इसको रेफरेंस ना करके इससे रेफरेंस, इससे रेफर करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर +2 किया है। +2 किया है यहाँ पर, और उसको सी के अंदर ही रख लिया है। तो यहाँ पहुंचकर वो सी को ही रेफर, जो एड्रेस है सी के अंदर ही रख देगा। तो ये सी अब यू को रेफर करेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब बारी आती है सी माइनस माइनस। सी डिक्रीमेंट हो रहा है, बहुत सिंपल है। सी माइनस माइनस करने का मतलब है कि एक एड्रेस पीछे जा रहा है वो, मतलब सी पहले इससे रेफरेंस कर रहा था, डिक्रीमेंट होकर, डिक्रीमेंट होकर अब सी यहाँ ऊपर आ जाएगा। सॉरी, ये सी है, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर। और आगे हमें देखना है आगे क्या है। और आगे है प्रिंट एफ कैरेक्टर डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर सी। तो अब एरे हमारा एड्रेस है, सी के, सॉरी, सी हमारा एड्रेस है। एड्रेस से, एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को कैसे ऑपरेट करते हैं? बिल्कुल आपने सही पहचाना। एड्रेस पर रखी वैल्यू को हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर से, स्टार, जो हम स्टार करते हैं ना, स्टार, जिसे हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं। जो हमारा स्टार है वो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है। डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर।
और जो एंड होता है हमारा, जिससे हम एड्रेस निकालते हैं किसी भी वैल्यू, इसे हम रेफरेंसिंग रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं। रेफरेंसिंग ऑपरेटर और डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, नाम से पता चल ही रहा है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा और कैसे आएगा। इसका आउटपुट आने वाला था क्या, लास्ट में क्या आया था, सी। तो सी को हम यहाँ प्रिंट करा लेंगे आखिर में। फिर सी सी एड्रेस के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर थी, ओ। तो ये हमारा सेकंड वाला हो जाएगा, ओ। हम इसे एक बार कोशिश ट्राई कर लेते हैं हमारे कंपाइलर पर। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना था, एक कैरेक्टर एरे बनाना था, सी एच, और उसके अंदर हमें वैल्यू पास करनी थी पी ओ यू और आर। पी ओ यू आर, और इसको हमें पास करना था टेस्ट के अंदर, सी एच। और नीचे हम टेस्ट फंक्शन बना लेते हैं एक, वॉइड टेस्ट कैरेक्टर एरे ले रहा है ये सी। और इसके अंदर क्या करना था, हाँ इसके अंदर सबसे पहले सी बराबर सी, तो वो स्टेप आगे बढ़कर सी डिक्रीमेंट हो रहा था और लास्ट में वो प्रिंट हो रहा था। तो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर सी। आई होप ये बन चुका है हमारा फंक्शन, और इसका प्रोटोटाइप लिख लेते हैं, टेस्ट केयर एरे। ठीक है, अब देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल सही आ रहा है, ओ आ रहा है। तो मतलब ये सेकंड वाला ही है, ओ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, थर्ड वाला। और उससे जो पहले क्वेश्चन किए हैं वो भी समझ आए होंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है, हमें आउटपुट निकालना है, इंट num1 बराबर 5। तो 5 है जो मतलब num1 में के अंदर 5 स्टोर है, num2 के अंदर 3 स्टोर कर दिया, num3 के अंदर 2 स्टोर कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब num1 असाइनमेंट ऑपरेटर num2 प्लस प्लस, मतलब num2 को पोस्ट इंक्रीमेंट किया, यानी कि num2 के अंदर क्या वैल्यू है, 3। 3 का पोस्ट इंक्रीमेंट num1 के अंदर चला जाएगा। तो अब आपको एक चीज मालूम होगी कि जब भी पोस्ट इंक्रीमेंट होता है तब क्या होता है, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पहले वैल्यू यूज होगी, फिर बाद में इंक्रीमेंट होता है। तो पहले वैल्यू यूज होने का मतलब क्या है, जो num2 की ओरिजिनल वैल्यू है यानी कि 3, वो पहले 1 के अंदर जाएगी और फिर 3 इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होकर ये जो num2 है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ और अच्छी तरह से। ठीक है, num1 के अंदर क्या था, आई आई गेस शायद 5 था, 5 3 2। num2 के अंदर क्या वैल्यू थी,
3 और num3 के अंदर 2 था, ठीक है। अब उसने क्या किया, num1 के अंदर num2 का पोस्ट इंक्रीमेंट सेव कर दिया है। तो अब यहाँ पर num की वैल्यू क्या हो जाएगी, num की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, सॉरी num1 की वैल्यू कि num2 का पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पहले वैल्यू यूज होगी और फिर उसके बाद में इंक्रीमेंट होगा। तो num2 3, 3 की वैल्यू चली जाएगी 1 के अंदर, मतलब कॉपी हो जाएगी। तो num1 की वैल्यू हो गई 3 और num2 की वैल्यू हो गई यहाँ पर 4, क्योंकि उसके बाद में इंक्रीमेंट होगा, यूज होने के बाद में। तो 3 की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 4। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसको मैं थोड़ा अलग से लिख दूँ, हाईलाइट कर दूँ इसको। सॉरी, मुझे इससे हाईलाइट नहीं करना था, मुझे इससे हाईलाइट करना था। अब नेक्स्ट देखते हैं एक बार, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, num2 बराबर प्री इंक्रीमेंट num3, ठीक है। num2 बराबर प्री इंक्रीमेंट num3, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखिए, num2 की वैल्यू तो 4 थी, अब वो आ गया यहाँ पर लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में जाती है, तो इसलिए हम num2 को नहीं num3 को देखेंगे, उसका प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, सॉरी प्री डिक्रीमेंट हो रहा है। प्री मतलब पहले डिक्रीमेंट होगा, प्री में जो भी हो रहा हो, प्री डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट, अगर पहले साइन है तो मतलब पहले डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद में वैल्यू यूज होती है। तो num3 की वैल्यू कितनी है, 2। तो इसका मतलब num3 की वैल्यू हो चुकी है यूज होने से पहले ही 1, और वही वैल्यू जाएगी num2 के अंदर। तो अभी जो num2 यहाँ 4 था, वो हो जाएगा यहाँ 1, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, बहुत इजी है, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हमें पता चल गया लास्ट में कि num1 की वैल्यू कितनी थी। num1 की एक बार और देख लेते हैं, कुछ और तो नहीं है। हाँ, उसके बाद में सीधा प्रिंट कराना है तीनों वैल्यू, num1 num2 और num3। तो num1 की वैल्यू कितनी थी, ये रही num1 की वैल्यू 3 है, क्योंकि इसके बाद 3 होने के बाद फिर हमने num1 पर कुछ भी ऑपरेशन नहीं किया, इसलिए इसकी वैल्यू 3 होगी। उसके बाद क्या था, num2, तो num2 की वैल्यू क्या थी, बताइए बताइए, 1। num2 की वैल्यू 1 और num3 की वैल्यू है, सॉरी ये num3 की वैल्यू 1, num3 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इन तीनों की एक साथ वैल्यू क्या हुई, 3 1 1। तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, डिसेंबल कुछ दिखाई दे रहा है, बिल जी हाँ, बिल्कुल सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको हम एक बार यहाँ कर लेते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम जाया ना हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दूं, ठीक है। और इसके बाद में हम प्रिंट एफ कर देंगे, परसेंटेज डी परसेंटेज डी, num1 num2 और num3,
ओके, तो चलिए इसे रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है या क्या आता है। ओके, एक सेकंड, मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया सब में, और इसको हटा देते हैं, इस प्रोटोटाइप को सेव करते हैं और अब रन करते हैं। और हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और ये देखिए आउट 311। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है, इसको तो बिना रफ के भी मैं समझा सकता हूँ। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, सिर्फ एक फॉर लूप है। आई इनिशियलाइज कर लिया है, आई डिक्लेयर कर लिया, ऊपर इनिशियलाइज हो गया 1 से, और आई इज लेस सॉरी, आई इज लेस देन इक्वल टू 100 आई प्लस प्लस। ठीक है, ये फॉर लूप आपको समझ आया होगा। उसके अंदर प्रिंट एफ है, जी एफ जी, ये प्रिंट होगा इफ आई बराबर 5, और फिर उसके अंदर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ब्रेक आ जाएगा। ब्रेक क्या करता है? ब्रेक सिंपली जिस जिस भी लूप के अंदर ब्रेक होता है, जो ब्रेक होता है वो सिंपली लूप के अंदर यूज होगा, लूप के अलावा और कहीं भी यूज नहीं होता ब्रेक। तो जैसे ब्रेक, अभी तो एक ही लूप है, तो ब्रेक आते ही मतलब ब्रेक कब आएगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू कब होगी? जब आई की वैल्यू 5 के बराबर होगी। इसका मतलब क्या है? आई आई बराबर 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 100, ट्रू है कंडीशन, अंदर चला जाएगा, प्रिंट होगा जी एफ जी, पहली बार प्रिंट हो गया। 1 बराबर 5 फॉल्स है, तो ब्रेक के अंदर नहीं जाएगा, ये आ जाएगा सिंपली ऊपर, लूप के ऊपर। ऐसे ये करता जाएगा 5। जब 5 पर पहुंचेगा तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 100। अब ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, तो फिर से प्रिंट होगा। इससे पहले वो पहली बार प्रिंट होगा, दूसरी बार के लिए जी एफ जी प्रिंट होगा, आई बराबर 3 के लिए प्रिंट होगा, 4 के लिए और 5 के लिए। तो 5 के लिए प्रिंट होगा तो 5 बराबर 5 कंडीशन ट्रू हो गई, ब्रेक रन कर जाएगा और लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा, लूप से बाहर आकर सीधा ये रिटर्न 0 पकड़ेगा। तो अभी हमें बताना है कि ये कितनी बार मतलब प्रिंट होगा, 5 टाइम्स, 15 टाइम्स, 10 टाइम्स या 20 टाइम्स। ऑब्वियसली 5 टाइम्स होगा। आई आई गेस आपको आगे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, इतना तो समझ आ ही रहा होगा, और मैंने बिल्कुल पूरी तरह से समझाया है। तो 5 बार ये रन करेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं 6 वाले क्वेश्चन की तरफ। 6 वाला क्या कह रहा है? देखिए 6 वाला भी बिल्कुल वैसा ही है, बस कंडीशन नहीं दे रखी और इसके अंदर स्टेटमेंट है कंटिन्यू। कंटिन्यू देखिए क्या करता है, ब्रेक क्या करता है, लूप को ब्रेक कर देता है, मतलब जैसे ही ब्रेक होगा लूप से बाहर आ जाएगा जहां भी होगा वो। तो कंटिन्यू जस्ट उसका उल्टा करता है, कंटिन्यू जहां भी आएगा उसके बाद में जो भी स्टेटमेंट आपका लिखा होगा वो स्किप हो जाएगा। एक बार कंटिन्यू एनकाउंटर हो गया तो सीधा वो स्किप होकर कुछ भी रन नहीं करेगा, सीधा लूप के स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा और फिर से वही इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होगी तो अंदर घुस जाएगा और फिर से वही स्टेटमेंट रन करेगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, आई डिक्लेयर हुआ, आई इनिशियलाइज हुआ 1 से, इनिशियलाइज हुआ 1 से, ठीक है, और ठीक है, और
इसके बाद कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। मतलब इसमें आप मान सकते हैं कि ये जो प्रिंट है वो कभी चल ही नहीं पाएगा। ये वाला जो प्रिंट है ये कभी नहीं चल पाएगा। ये जो है ना, ये प्रिंट कभी चल ही नहीं पाएगा। कंटिन्यू के एनकाउंटर होते ही वो सीधा लूप के स्टार्टिंग में आ जाएगा और फिर से वही चीज होने लगेगी। इसका मतलब क्या है, ये जो प्रिंट वेलकम है, ये बिल्कुल 10 बार चलेगा, क्योंकि 10 बार के बाद ये 10 = 10 ट्रू हो जाएगी, वो इसका लास्ट टाइम होगा। 10वीं बार ये लूप के अंदर जाएगा, प्रिंट को करेगा, कंटिन्यू आएगा और फिर से यहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा 11, और अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 11 ना तो उसके बराबर है और ना ही उससे छोटा है। और ये आ जाएगा लूप ब्रेक होकर बाहर, और फिर ये आएगा रिटर्न 0। इसका मतलब ये है कि जो वेलकम है, अब देखते हैं ऑप्शन में, प्रिंट वेलकम 5 टाइम्स, नहीं 5 टाइम्स नहीं करेगा। प्रिंट हाई 5 टाइम्स, ये भी नहीं करेगा। प्रिंट हाई 10 टाइम्स, ये भी नहीं करेगा। प्रिंट वेलकम 10 टाइम्स, बिल्कुल ये वाला सही है। तो जो सिक्स्थ वाले का फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। करते हैं हम सेकंड वाला क्वेश्चन, सॉरी सेवेंथ वाला क्वेश्चन। हाँ, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसे देखते हैं अब एक बार। इसके अंदर सबसे पहले क्या हो रहा है, इंट एक्स डिक्लेयर हुआ, इनिशियलाइज भी कर दिया -10 से। अब एक वाइल लूप आया है। आप ध्यान से देखिए, जो वाइल लूप है ये एंड हो रहा है यहाँ पर। ये जो सेमीकोलन दिख रहे हैं ये एक्चुअली यहाँ पर है, गलती से यहाँ लिख दिया है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, या गलती से भी हो सकता है, बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। और उसके बाद में प्रिंट स्टेटमेंट है, जिसमें एक्स की वैल्यू हमें प्रिंट करानी है। तो अब इसकी बॉडी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाइल लूप रन ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ये वाइल लूप पूरा रन करेगा, अपना जितना टाइम लेता है बिल्कुल टाइम लेगा, जब तक रन करेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। अब आप यहाँ देखिए, ये -10 है, ठीक है। अब होगा क्या, मैंने आपको बताया कि पोस्ट इंक्रीमेंट जब भी आता है, पहले क्या करता है, वैल्यू यूज होती है वेरिएबल की, फिर बाद में इंक्रीमेंट होता है। तो -10 पहले यूज होगा, पहले कंडीशन चेक होगी -10 से, न कि -9 से। तो -10 से कंडीशन चेक होगी तो ये कितना आ जाएगा, -10 इज नॉट इक्वल टू 0। एक सेकेंड गाइस। ओके, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये लूप की बॉडी बॉडी ही नहीं है, तो स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट करने से रहा ये, ठीक है। तो फिर से यही आएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा। लेकिन मैंने क्या बताया था कि पहले चेक होने के बाद तुरंत बाद इंक्रीमेंट होगा, तो इसकी वैल्यू, ये कंडीशन चेक होने के बाद में, मतलब जो वेरिएबल एक्स है उसकी वैल्यू यूज होने के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी -9। इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो प्लस इंक्रीमेंट होने का मतलब +1, तो -10 + 1 -9, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -9। सॉरी, इसमें आपको लगता है समझ नहीं आएगा। -9, ठीक है, मैं ऐसे ही समझाता हूँ।
अब -9 इज नॉट इक्वल टू 0 ट्रू है, लेकिन कंडीशन जस्ट चेक होने के बाद में क्या होगा? कंडीशन चेक होने के बाद कंडीशन चेक होने के बाद में इज नॉट इक्वल टू 0। पहली बार में क्या हुआ? x की वैल्यू जो थी -10 थी, लेकिन पहली कंडीशन चेक होने के बाद में उसकी वैल्यू घटकर हो जाएगी -9। अब कंडीशन सेकंड में क्या चेक करेगा? अब x की वैल्यू -9 है, तो अब चेक करेगा -9। कंडीशन ये है -9 इज नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल ट्रू है ये वाली कंडीशन। ये सेकंड कंडीशन के लिए है, ठीक है, बिल्कुल ट्रू है। लेकिन कंडीशन चेक होने के बाद इंक्रीमेंट होगी वैल्यू -9 की, तो ये हो जाएगा कंडीशन सेकंड तक 9 -9 थी, कंडीशन चेक होने के बाद x की वैल्यू हो जाएगी -8। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि कंडीशन चलिए एक काम करते हैं, 3 भी कर लेते हैं। ठीक है, अब वही केस है, -8 चेक होगा, -8 इज नॉट इक्वल टू 0 ट्रू है, लेकिन इसके जस्ट चेक होने के बाद, मतलब कंडीशन चलने के बाद इंक्रीमेंट होगी वेरिएबल की वैल्यू, तो -8 से ये हो जाएगा माइनस पहले पीस की वैल्यू -8, बट आफ्टर वैल्यू हो गई इसकी -7। तो कंडीशन कब तक चलेगा ये? जब तक इसकी मतलब ट्रू, हर बार कंडीशन ट्रू हो रही है। फॉल्स कब होगी कंडीशन? जब 0 x बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर 0 हो जाएगा, और जो 0 है वो 0, इस टाइप की कुछ कंडीशन आएगी, तो ये अब ये हो गया फॉल्स, क्योंकि 0 बराबर 0 है, बट कंडीशन के हिसाब से ये नहीं है, मतलब 0 इज नॉट इक्वल टू 0, गलत है ना ये। तो इसलिए वाइल लूप, तो कंडीशन चेक होने के बाद क्या हुआ? हर बार ये इंक्रीमेंट हो रहा है 1, तो कंडीशन चेक होने के बाद x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगा? x की वैल्यू x प्लस प्लस और x की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, ये हो जाएगी x की वैल्यू 1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा 10th कंडीशन के बाद। 10th पर हमारी वैल्यू 0 होगी, और उसके बाद में आफ्टर आफ्टर x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो लूप जो होगा हमारा 10 बार चलेगा, 10 बार चलेगा, और 11वीं 11वीं बार में हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, और जो x है वो इंक्रीमेंट होकर 0 से 1 हो जाएगा। तो फाइनली हम इसमें
क्या करेंगे हम, इसमें 1 है हमारा जो x है, तो ये सेकंड वाला हमारा सही होगा। हम इसे कर कर भी देख लेते हैं एक बार। क्या था इंट, अच्छा। रिटर्न, रिटर्न को क्यों हटा दिया मैंने? तो सबसे पहले हम इंट x बराबर -10, उसके बाद वाइल लूप आएगा। वाइल लूप सेमीकोलन लगा देंगे ताकि कोई गलती ना हो जाए हमसे, और प्रिंट स्टेटमेंट पहले ही लिख देते हैं और इसके अंदर प्रिंट करा लेंगे x, और x प्लस प्लस, ध्यान रखिएगा पोस्ट इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट मत लगा देना, दोनों में बहुत फर्क है। इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए क्या आता है हमारा आउटपुट, ये देखिए 1 आ गया है। तो हमने बिल्कुल सही किया है क्वेश्चन, आउटपुट 1 है। चलिए चलते हैं एट्थ एट्थ क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं एक फॉर लूप। इसके अंदर ध्यान ध्यान दीजिएगा, सेमीकोलन नहीं है, ये प्रिंट इसके साथ में है, और फिर रिटर्न 0। तो फॉर लूप के अंदर ना तो इनिशियलाइजेशन दे रखा है, ना कंडीशन, ना उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का क्या मतलब सिंपली ये एक इन्फिनिट लूप है, क्योंकि हम वेरिएबल क्यों इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइज इसलिए करते हैं ताकि हम उसे अंदर यूज कर सकें फॉर के। बट यहाँ पर तो किसी वेरिएबल की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ हेलो है। हेलो के अंदर आपको कोई वेरिएबल दिख रहा है? नहीं ना। तो सिंपली ये क्या होगा, ये इसको, इसका आप इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। एक इन्फिनिट लूप कैसे कैसे होता है मैं आपको बता दूं। टाइप्स ऑफ इन्फिनिट लूप्स, इन्फिनिट लूप्स होते हैं एक फाइल ये करके, क्योंकि हमेशा कंडीशन ट्रू है इसके अंदर, क्योंकि 1 हमेशा ट्रू रहेगा। ठीक है, और एक ये इन्फिनिट लूप हो गया। दूसरा इन्फिनिट लूप हो गया फॉर वाला। अब फॉर वाला कैसे होगा, इसके अंदर ना हम कंडीशन दें, ना हम इनिशियलाइजेशन, और ना ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, या फिर जो अपडेशन होता है वेरिएबल का, वो सिंपली हम दो सेमीकोलन पास कर लें, क्योंकि उसका सिंटैक्स ठीक रहे बस, इसलिए। तो हमने इसमें कुछ भी पास नहीं किया, ये एक इन्फिनिट लूप है, ये एरर नहीं देगा, एरर नहीं देगा। मैं आपको अभी से कर कर दिखा देता हूँ, ये एरर नहीं देगा, ये सही है सिंटैक्स वाइज। बॉडी है ही नहीं, तो बॉडी लिखने की जरूरत भी नहीं है, सीधा सेमीकोलन लगा दें और दो स्टेटमेंट लगा देंगे। अब देखिए, सेव कर लेते हैं। अब ये एरर देता है या नहीं, ये देखते हैं। नहीं देगा, देखिए नो एरर, और प्रोग्राम रन कर चुका है। बट ये ऐसे ही ब्लिंक होता रहेगा, क्योंकि हमने ना तो यहाँ कुछ प्रिंट कराया है ना कुछ कराया है। प्रोग्राम रन है और ये हमेशा चलता रहेगा जब तक कि हम इसे बंद ना करें, या फिर जब तक कि हमारा कंप्यूटर बंद ना हो जाए, तब तक। हाँ, हेलो। आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही है। हाँ ठीक है। कहीं ऐसा नहीं हो कि माइक मेरा म्यूट पर हो और मैं बोलता चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये। और ये जो हमारा लूप था अभी भी ऐसे ही करेगा। मैं आपको कांस्टेंट वैल्यू भी पास करके बता दूं। ये जो हमारा फॉर है,
जिसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू पास की है, ये हमारा इसके बराबर है। ये दोनों बराबर हैं, इन्फिनिट लूप है दोनों। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब है आप लिखें ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं है, तो सिंपली ये एक इन्फिनिट लूप है। कुछ नहीं करना, ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही है। मैं आपको एक बार कर कर बता देता हूँ इसे, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन हेलो, ठीक है। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ और देखिए क्या आउटपुट। ये हेलो 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 प्रिंट करता चला जाएगा और बस ऐसे ही देखिए, यहाँ देखिए इनफिनिट लूप है ये, कभी बंद नहीं होगा। इसका ये थर्ड वाला ऑप्शन है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको अच्छी तरह से। चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा स्टैटिक इंट आई, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस वन, आई प्लस प्लस, और प्रिंट के अंदर है प्रिंट आई कराना है और कंडीशन दे रखी है आई इज इक्वल टू, मतलब चेक कर रहा है जब तक आई 6 के बराबर ना हो जाए। अगर 6 के बराबर हो जाता है तो ये जो फॉर लूप है ये ब्रेक हो जाएगा। देखिए इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। क्या था, स्टैटिक इंट आई, ठीक है। स्टैटिक इंट आई, उसके बाद था फॉर, और फॉर के अंदर कंडीशन थी शायद पोस्ट इंक्रीमेंट था पहले, पोस्ट, प्री और पोस्ट, ठीक है। प्लस प्लस आई, फिर सेमीकोलन, फिर आई प्लस प्लस, और लूप, लूप के अंदर था प्रिंट करानी थी हमें आई की वैल्यू। आई की वैल्यू प्रिंट कराने के बाद कंडीशन थी इफ, जब तक कि आई 6 के बराबर ना हो जाए तब तक, सॉरी मतलब जब तक आई 6, जब तक नहीं मतलब जब आई 6 हो जाता है तो ये कंडीशन इफ वाली रन कर जाएगी और ब्रेक हमारा चलकर हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर इसने कहीं भी इनिशियलाइज नहीं किया है कि आई क्या है, बट यहाँ पर इसने स्टैटिक दे दिया है। अब आपने एक्स स्टोरेज क्लासेस अगर पढ़ी होंगी, जैसे स्टोरेज क्लास में क्या था, स्टैटिक, ऑटो, रजिस्टर और रजिस्टर और एक था, एक क्या था, स्टैटिक ऑटो रजिस्टर, और एक चौथा था ना, आई थिंक जो ऑटो है वो डिफॉल्ट थी, एक स्टैटिक थी और एक रजिस्टर थी, और चौथी, चौथी अभी मुझे याद नहीं आ रही है, बट आप सर्च कर लीजिएगा। बट अभी हमें सिर्फ यहाँ ये जानना था कि ये जो रजिस्टर क्लासेस है इसका कंसेप्ट हमें बस पता होना चाहिए कि जो स्टैटिक है ये बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, और जो भी ये ऑटो डिफॉल्ट वेरिएबल हैं इनकी वैल्यू होती है हाँ, एक जो था एक्सटर्न था, एक्सटर्नल वेरिएबल, ठीक है। अब जो स्टैटिक और जो एक्सटर्न है
इनकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होती है, ये हमें याद रखना है। और छोटा कर लें। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यही आशा करता हूँ। और इनकी जो ऑटो है और रजिस्टर है, इनकी गार्बेज वैल्यू होती है, रैंडम कोई भी गार्बेज गार्बेज वैल्यू हो सकती है। तो स्टैटिक जो है उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, तो ये आई बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट। लिखने की ज़रूरत नहीं है पर मैं लिख देता हूँ। तो हमें इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर 0 से इनिशियलाइज करना है तो वो बाय डिफॉल्ट 0 ही होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इनिशियलाइज हो गया ये 0 से, और ये इनिशियलाइजेशन बॉक्स है। लूप में एंटर होने से पहले सबसे पहले ये चलता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहले यूज हो जाएगी फिर इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि ये जो इनिशियलाइजेशन वाला ब्लॉक है ये सिर्फ इतना ही है। ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये सिर्फ इतना ही है। ये जो सेमीकोलन दिख रहा है इसका मतलब है कि ये पहले ये ब्लॉक चलेगा, ये एक ब्लॉक है पूरा। सेमीकोलन का मतलब भी यही होता है। ये सेमीकोलन हमने यहाँ लगाया, इसका मतलब क्या है, ये लाइन पूरी खत्म होने के बाद फिर ये लाइन प्रिंट करे, मतलब फिर इस लाइन पर जाए और फिर इसे कंपाइलर रीड करेगा और फिर इसे एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए पहले ये वाला ब्लॉक चल जाएगा। तो इसलिए पहले जो 0 है वो यहाँ पर 1 हो जाएगा। आई की वैल्यू अब 0 नहीं रही है, अब 1 हो गई है इस इनिशियलाइजेशन के बाद में। इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के अंदर आई की वैल्यू 1 हो गई है। अब क्या करता है, कंडीशन चेक करता है, पर कंडीशन तो कुछ है ही नहीं। पर कंडीशन के अंदर हमें एक स्टेटमेंट दिखता है, प्री इंक्रीमेंट आई। तो सिंपली आई है तो आई को तो इंक्रीमेंट करेगा ही नहीं ये, तो आई के अंदर इंक्रीमेंट होकर ये 2 हो जाएगा। और फिर क्या करेगा, ब्लॉक के अंदर जाएगा, क्योंकि कंडीशन तो कुछ है ही नहीं, ट्रू या फॉल्स। तो वो ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएगा वो। जब कोई कंडीशन नहीं दे रखी होती है तो वो ब्लॉक के अंदर चला जाता है, वो बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होती है। तो प्रिंट करेगा आई। आई क्या है, आई यहाँ पर 2 है, क्योंकि पहली बार यहाँ इंक्रीमेंट हुआ, दूसरी बार यहाँ इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो आई 2 है। अब चेक करेगा आई बराबर 6, फॉल्स हो गई, मतलब ब्रेक नहीं चलेगा। फिर से यहाँ जाएगा। अब अब यहाँ नहीं जाएगा, इनिशियलाइज पहली बार ही होता है। अब दूसरी बार यहाँ यहाँ नहीं जाएगा वो, अब इंक्रीमेंट होगा सबसे पहले। तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन तो कुछ है ही नहीं, बट यहाँ फिर से इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि यहाँ प्री इंक्रीमेंट, प्री या पोस्ट जो भी होता, एग्जीक्यूट उसे होना ही था, मतलब इंक्रीमेंट तो होता ही वो। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पोस्ट है यहाँ प्री इंक्रीमेंट है। एग्जीक्यूट तो वो होगा ही होगा। इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू हो जाएगी 4। अंदर एंटर करेगा, प्रिंट करेगा क्या, 4 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि एक बार आई जब 2 था तब एंटर किया था, फिर एक साथ 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा है ना ये, तो इसलिए 3 यहाँ इंक्रीमेंट हुआ, 4 यहाँ आया, इसके बाद सीधा अंदर चला गया, तो 4 यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। अब फिर से जाएगा, यहाँ नहीं, मतलब इंक्रीमेंट करेगा 5। फिर से यहाँ कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगा आई अपना। तो 5 से 6 हो जाएगा, और ये कर जाएगा एंटर। एंटर करते ही 6, आई बराबर 6, 6 बराबर 6, 6 ट्रू हो गई। ब्रेक चल जाएगा, ब्रेक चलते ही ये लूप एक्सिट हो जाएगा। तो
वही हमसे पूछ रहा है कि अब आउटपुट क्या आएगा। तो हमारा आउटपुट क्या था, क्या प्रिंट किया था इसने, 246 प्रिंट किया था। तो हमारा ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब मैं आपको इसे रन कर कर भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्टैटिक स्टैटिक इंट आई, ठीक है। के बाद मैं आई प्लस 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 आई और आई प्लस प्लस, ठीक है। और अब यहाँ प्रिंट करा देंगे हम आई, ठीक है। और इसके बाद में हम कंडीशन दे देंगे एक, कंडीशन क्या थी कि जब आई 6 हो जाता है तो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट चल जाएगा, जिससे ये लूप से बाहर आ जाएगा। और बस इतना ही था। तो हम इसे एक बार रन करके देखते हैं, और रन करके देखिएगा क्या आता है आउटपुट। 246 जो कि यहाँ आया था 246, और ये रहा 246, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो चलिए चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 5 मतलब ए 3 से इनिशियलाइज हो रहा है, बी 5 से इनिशियलाइज हो रहा है, और सी और डी सिर्फ डिक्लेयर किए हैं। फिर ए बी इसको असाइन किया है सी के अंदर, और ए बी ब्रैकेट इसको असाइन किया है डी के अंदर, और फिर सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, वो क्या रहा है यहाँ पर, उसने ए ले लिया, 5 लिया है, बी ले लिया 3, 3 5 है, ओके। वैसे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला, पर 3 5 3 5 और डिक्लेयर कर लिया हमने सी और डी, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। सी के अंदर उसने क्या लिया है, ए कॉमा बी, और डी के अंदर उसने लिया है ए कॉमा बी, और प्रिंट किया है सी और डी। बस इतना सा क्वेश्चन है, और यहाँ हमें देखना है कि जब भी ऐसे स्टेटमेंट आपको मिले कि ए कॉमा बी, तो आप अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि ए की वैल्यू इसमें लें या फिर बी की वैल्यू लें, या फिर ये कहीं सिंटैक्स एरर तो नहीं है। बिल्कुल ही सिंटैक्स एरर नहीं है ये। देखिए जब हमारा जो है कैसे काम करता है हमारा जो कंपाइलर है, लेफ्ट टू राइट रीड करेगा। जैसे जो एक्सप्रेशन होती है पहले उसे सॉल्व करता है, फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर उसे मिलता है, और फिर उसको समझ आ जाता है कि अब ये जो एक्सप्रेशन की जो भी रिजल्ट आया है उसे इस वेरिएबल में रखना है, स्टोर करना है। अब जब यहाँ से करेगा तो ये कॉमा का मतलब जो है कुछ नहीं है, मतलब कोई ऑपरेटर तो है नहीं ये। वैसे ऑपरेटर है पर ये कोई वैसा ऑपरेटर नहीं है जैसे कि कोई एक्सप्रेशन में यूज करते हैं जैसे हम। तो सिंपली ये क्या करेगा, बी को यहाँ रीड करेगा, आगे बढ़ चलेगा, और फिर ए को रीड करेगा। तो उसे बी का कुछ सिग्निफिकेंस समझ में आएगा ही नहीं कि बी के साथ क्या करना है, तो सिंपली उसे इग्नोर कर देगा बी को। और जो ए की वैल्यू है, जो सबसे क्लोज वैल्यू होगी, उससे सी के अंदर इनपुट स्टोर कर देगा, जो जो भी ए की वैल्यू होगी। और वहीं यहाँ दूसरी साइड अगर हम ब्रैकेट लगा दें
तो ये थोड़ी कंडीशन डिफरेंट हो जाती है। अब इस कंडीशन में क्या करेगा ये, ब्रैकेट को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करता है। जैसे उसे ब्रैकेट मिलेगा तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेगा ए, और फिर उसके बाद में कॉमा। तो वही होगा कि इसको ए का सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आएगा कि ए के साथ क्या करना है, क्योंकि ये यहाँ कोई सम, यू यूनरी या फिर टर्शनरी या फिर कोई लॉजिकल रिलेशनल, ऐसा उसे कोई भी ऑपरेटर नहीं मिला। तो इसलिए क्या करेगा ये, बी की जो वैल्यू है सिर्फ उसको स्टोर करेगा, ए की वैल्यू को भूल जाएगा। तो जो बी की वैल्यू है सिर्फ वो काउंट होगी, तो बी की वैल्यू डी के अंदर स्टोर कर देगा। तो आई होप आउटपुट आपको समझ आ रहा होगा कि क्या आएगा। आउटपुट आएगा पहले वाले में ए को सी के अंदर स्टोर कर देंगे तो मतलब 3, और फिर आ जाएगा बी की वैल्यू डी के अंदर स्टोर कर देंगे तो 5, ये आ जाएगा। मैं आपको इसको कर कर भी दिखा देता हूँ। ए बराबर 3, सॉरी, ए बराबर 3, बी बराबर 5, सी और डी को सिर्फ डिक्लेयर करना है। अब इसके बाद में सी के अंदर ए बी और डी के अंदर ब्रैकेट लगा के ए और बी, और प्रिंट करा लेना है सी को और डी को। ठीक है, ठीक है। अब एक बार हम आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। एक सेकेंड, ओके, अब चेक करते हैं। देखिए क्या आ रहा है, 3 और 5, जैसा कि हमने यहाँ लिखा था 3 और 5। अब चलिए इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगर वैसे तो सारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, बट हम एक बार इसी एक्सप्रेशन को और डिटेल में समझने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं और इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ए बी ब्रैकेट के अंदर, फिर बी ए, और फिर इसको पूरे को ब्रैकेट के अंदर। अब बताइए क्या आएगा आपको। मैं 10 सेकंड देता हूँ, आप गैस करिए क्या आएगा आपको। सी का। ओके, तो जिस जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, और जिसको समझ नहीं आया है उसको मैं बता देता हूँ। कंसेप्ट वही वाला यूज होगा। सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे बाहर, एक्सटर्नल ब्रैकेट है, बिल्कुल है। एक्सटर्नल ब्रैकेट होता है तो क्या, हम सबसे लास्ट वाली वैल्यू यूज करते हैं ब्रैकेट के अंदर। अब जैसे ब्रैकेट के अंदर ए बी सी डी ई, कितने भी कुछ दे रखे हो, हम सबसे लास्ट वाली वैल्यू को इसको लेंगे, ई को। ये बराबर आउटपुट करेगा, ई को मानेगा, सिर्फ ई को। मैं यहाँ कर कर भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे हम यहाँ पर सिंपली अ, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ ले लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू। चलिए 3 4 5 6 7 8, और ले लूँ 0 1, या फिर एक और ले लेता हूँ 13। देखिए कितनी सारी वैल्यू है।
लेकिन ब्रैकेट के अंदर है। सिंपली ये सबसे जो लास्ट वाली वैल्यू है इससे लेगा, इसे सी के अंदर स्टोर करेगा और उसे ही प्रिंट करेगा। देखेगा आप कि देखिए 13 प्रिंट किया है इसने, और वहीं पर अगर मैं इसे हटा देता हूँ ब्रैकेट को तो सिर्फ 3 को स्टोर करेगा और बाकी सारी वैल्यू को इग्नोर कर देगा। ये देखिए 3 आ गया। इसी तरह आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज को इग्नोर कर दिया, ए बी सी। सबसे लास्ट वाली वैल्यू हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे, मतलब सबसे ब्रैकेट के अंदर सबसे लास्ट वाली वैल्यू है ब्रैकेट बी कॉमा ए ब्रैकेट क्लोज। फिर से ब्रैकेट आ गया। अब फिर से लास्ट वाली वैल्यू लेंगे, बी और ए में से कौन सी है लास्ट, ए। तो ये ए वाली वैल्यू स्टोर कर देगा। हम इसे एक बार करके देखते हैं, इस वाली एक्सप्रेशन सही आता है कि नहीं आता। ठीक है, और ए, ए के अंदर है। हम पहले ऐसी आउटपुट गैस करते हैं कि क्या आने वाला है। ए आने वाला है तो मतलब 3 प्रिंट होगा। देखिए 3 हमारा आउटपुट आएगा। ये देखिए 3 आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आई होप अब तक आप लोगों को जो भी करवाया है 10 क्वेश्चन मैंने डिटेल में समझाए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। और अगर आपने एंड तक देखा है और अगर आपके पूरा समझ में आया है तो प्लीज़ गिव ए थम्स अप। और हो सके तो शेयर शेयर करिएगा। एंड अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो चलिए चलते हैं। अ, चलते हैं नहीं, मतलब मैं चलता हूँ। और फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में आपसे, एक नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन, बाय बाय।